आज की वीडियो में हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो जेई डोमेन का वन ऑफ द मोस्ट काउंटर इंट्यूटिव कॉन्सेप्ट में से एक है। तो फिर अगर इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सवाल आ गया जेई एडवांस में तो 90% लोगों के -2 नंबर आने वाले हैं। सो इफ़ यू वांट कि तुम ये गलती ना करो तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। तो फिर इस कॉन्सेप्ट को अपन डिस्कस करेंगे इस प्रॉब्लम के थ्रू, एंड देन एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं एक प्रॉब्लम शेयर करूंगा जिसको तुम सॉल्व करना, जिसके आइडिया सोचना और उसको कमेंट से मेंशन करना, एंड द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस दैट प्रॉब्लम। तो एक बार वीडियो को पॉज कर सकते हो, क्वेश्चन को अच्छे से समझने का ट्राई करो, इवैल्यूएट करो जो चीज़ें पूछी हैं इस क्वेश्चन के अंदर, और सोचो एक बार कि जो चीज़ें अपन ने कैलकुलेट करी हैं क्या उनका कोई सेंस बन रहा है। बिकॉज यहाँ पर जो तुम कैलकुलेट करोगे हो सकता है तुम मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट कर पाओ, बट क्या तुम उसको फिजिकली एक्सप्लेन कर पा रहे हो? यही आज के वीडियो की थीम है। ऑलराइट, सो पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट द क्वेश्चन। ऑलराइट, तो अब शुरुआत करते हैं सोल्यूशन के साथ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तुम्हारे सामने एक कन्वेयर बेल्ट है। सपोज कुछ इस तरीके से हमारी बेल्ट है, एंड वो जो बेल्ट है हमारी वो मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, दैट इज़ v। ऑलराइट, अब अपन ने क्या किया, उस बेल्ट के ऊपर किसी रेट से, कांस्टेंट रेट से ही सेंड को फॉल करवाया है। मतलब कुछ इस तरीके से हमारे पास एक कंटेनर होगा, सॉर्ट ऑफ ऐसा कंटेनर, और यहाँ से कुछ सेंड फॉल कर रही है इस बेल्ट के ऊपर। जिस रेट से सेंड जो फॉल कर रही है दैट इज कांस्टेंट एंड दैट इज सिग्मा। ऑलराइट, तो अपन से क्वेश्चन में पूछा है कि यार इस पूरी प्रोसेस में अगर मैं चाहता हूँ मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट रहे तो मुझे कन्वेयर बेल्ट पर क्या फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब कुछ हो सकता है ना, एक्सटर्नल सोर्स इस कन्वेयर बेल्ट पर कोई फोर्स लगाए, वो अपन को एवेल्यूएट करना है पहले ऑप्शन में। ऑलराइट, तो सबसे पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है कि सपोज अगर यहाँ पर सेंड नहीं होती और कन्वेयर बेल्ट कुछ ऐसे ही मूव करती रहती तो क्या तब भी फोर्स लगता? अब इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि यार अगर मुझे फोर्स लगाना है इस वेलोसिटी को कांस्टेंट करने के लिए तो हो सकता है कोई ऐसा फोर्स हो जो उस वेलोसिटी को चेंज करना चाहता हो। अब अगर अपन ने सेंड को फॉल नहीं करवाया तो अपार्ट फ्रॉम माय फोर्स कोई भी ऐसा फोर्स नहीं है जो वेलोसिटी चेंज कर पाए, तो मेरे फोर्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो अगर मेरे पास सेंड नहीं है तो मुझे फोर्स नहीं लगाना। तो सारी कहानी जो आ रही है वो सेंड के गिरने की वजह से बन रही है। इस सेंड के गिरने की वजह से कुछ ऐसा फोर्स लग रहा है इस बेल्ट के ऊपर जिसको अपन काउंटर बैलेंस कर रहे हैं बाय अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स। अब बिकॉज सेंड है स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, तो वो हो सकता है इंडिविजुअली फोर्स लगा रहे हो उस बेल्ट के ऊपर, तो फिर उसको समझना माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है। तो अगर मैं चाहता हूँ, लाइक ऐसा होता है फिजिक्स में खासकर जब भी अपन को किसी इंटरनल फोर्स के एक्शन को समझना होता है, अपन क्या करते हैं, जो भी बॉडीज़ के बीच में इंटरनल फोर्स लग रहा है उनको एक सिंगल सिस्टम बना लेते हैं और फिर एनालाइज करते हैं कि यार टोटल सिस्टम की काइनेमेटिक्स कैसे रन कर रही है। एक बार मुझे वो समझ में आ गया तो मैं बता पाऊंगा कि इंटरनल फोर्स का एक्शन क्या है। कहने का मतलब ये है कि सपोज तुम्हारे पास एक ब्लॉक ऐसे है और एक ब्लॉक ऐसे है और इनके बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा जिसको मुझे स्टडी करना है। तो मैं उसको स्टडी कैसे करता हूँ कि यार सपोज़ मैंने कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाया है एफ, तो मैं दोनों को ही एक सिस्टम कंसिडर कर लेता हूँ और उन दोनों के लिए मैं एक्सेलेरेशन की वैल्यू निकालता हूँ पहले। बिकॉज फ्रिक्शन तो इंटरनल हो गया, उसका रोल प्ले नहीं होगा अगर अपन कंप्लीट सिस्टम लेते हैं। जैसे ही मैंने एक्सेलेरेशन निकाला उसके बाद मैं इंडिविजुअल ब्लॉक को स्टडी करूँगा और वहाँ से फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लूँगा। अब सेम ही मैकेनिज्म अपन ये वाले एग्जाम्पल में भी लगाने वाले हैं। मैंने क्या किया, जो हमारे पास सैंड जो फॉल कर चुकी है कन्वेयर बेल्ट के ऊपर, उसको और कन्वेयर बेल्ट को दोनों को सिस्टम कंसिडर कर लिया। तो सपोज कन्वेयर बेल्ट का जो मास था वो m0 था, एंड किसी टाइम t पर सैंड जो इस बेल्ट के ऊपर आ चुकी है उसके मास को अपन बोलते हैं m एज अ फंक्शन ऑफ t। अभी फंक्शन क्या होगा टाइम का, बिकॉज अपन को पता है कंटिन्यूसली अपन सैंड फॉल करवाते जा रहे हैं, तो किसी सिग्मा रेट से वो फॉल करती जा रही है तो उसका मास कन्वेयर बेल्ट के ऊपर इंक्रीज होता जा रहा होगा। और इस mt को अपन ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज जस्ट सिग्मा इंटू टी, बिकॉज सिग्मा जो है मेरा वो कांस्टेंट रेट है। तो अगर मैं सेंड को और इस कन्वेयर बेल्ट को दोनों को ही एक सिस्टम कंसिडर करता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि टोटल मास क्या हो जाएगा मेरे सिस्टम का, दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू टी प्लस m0। राइट, अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं इस पूरे सिस्टम के ऊपर क्या नेट फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको स्टडी करना चाहता हूँ, एंड दैट इज जस्ट माई एक्सटर्नल फोर्स एफ। ऑल राइट, देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ आई कैन से दिस एफ एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब किसी ने अगर ये आंसर लिख दिया, ये इक्वेशन लिख दिया, तो उसका क्वेश्चन यहीं से गलत होना शुरू हो जाएगा। बिकॉज एक्चुअली ये जो न्यूटन सेकंड लॉ होता है एफ इजिकल्स टू एम ए, ये स्पेशल लॉ होता है जहाँ पर हमारा जो मास होता है ना वो कांस्टेंट होता है सिस्टम का, बट हमारे केस में ऐसा नहीं हो रहा। जो मोस्ट जनरलाइज्ड लॉ है न्यूटन का दैट इज एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ माई सिस्टम। ऑलराइट, तो अपन को ये लॉ यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर हमारा जो मास है वो वेरिएबल है। अगर मास कांस्टेंट होता है तो जब अपन एक्सप्रेस करते हैं मोमेंटम को एज एम इंटू वी, तो यहाँ से m बाहर आ जाता है और डी वी डी टी ए हो जाता है, तो यहाँ से हमारे पास स्पेशल लॉ आ जाता है। ऑलराइट, तो अगर अपन मोर जनरलाइज लॉ की तरफ जाते हैं
देन आई कैन से दैट एफ इज इक्वल टू ये एक्सप्रेशन। अब अच्छी बात ये कि यार जो अपन ने सिस्टम कंसीडर करा है, मेरी सैंड जो फॉल कर गई है और मेरी जो बेल्ट है, उन दोनों की वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है। तो इस केस में क्या हुआ, वेलोसिटी बाहर आ चुकी है अब। ऑलराइट, और अगर अपन इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल कर आएगा, दिस विल बी इक्वल टू जस्ट, इसको कर दो डिफ्रेंशिएट, सिग्मा टाइम्स ऑफ वी। मतलब अपन को जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना है वो सिग्मा टाइम्स ऑफ वी होगा। अगर अपन चाहते हैं कि कन्वेयर बेल्ट प्लस हमारा जो सैंड उसके ऊपर गिर चुका है वो कांस्टेंट रेट से मूव करता रहे। ऑलराइट, अब पहला ऑप्शन तो थोड़ा सा आसान था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। आगे बढ़ते सेकंड ऑप्शन की तरफ। क्वेश्चन में अपन से पूछा है कि यार किस रेट से हमारा जो सैंड गिरी हुई है ना बेल्ट के ऊपर, उसने काइनेटिक एनर्जी को गेन किया है। अब इसके लिए मुझे सैंड जो गिर चुकी है उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी होगी, और मैं उसको एक्सप्रेस कर सकता हूँ एज जस्ट इस फॉर्म में। बेसिकली जितनी हमारी सैंड बेल्ट के ऊपर आ चुकी है इनटू उसकी वी स्क्वायर, बेसिकली वेलोसिटी का स्क्वायर। ऑलराइट, अब अपन को इसका रेट निकालना है तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर अपन इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो अगेन वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। एम मेरा वेरिएबल है, उसकी जगह अपन क्या कर सकते हैं, इसको जस्ट हाफ इंटू सिग्मा टी वी स्क्वायर। इसको अगर अपन डिफरेंशिएट कर टाइम के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा सिग्मा वी स्क्वायर बाई 2। ऑलराइट, तो इतने रेट से मेरे सैंड ने वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी को गेन कर लिया। ऑलराइट, मूविंग टू थर्ड ऑप्शन। अपन से पूछा है कि यार वर्क डन जो किया अपन के जो एक्सटर्नल फोर्स ने उसका क्या रेट है। बेसिकली यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन इंस्टेंटेनियस पावर की, जिसको अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज जस्ट एफ डॉट वी। ऑलराइट, सिंस अपन ने एफ ऑलरेडी वैल्यूड किया हुआ है सिग्मा इंटू वी, तो यहाँ से पावर की वैल्यू क्या आती है, सिग्मा वी स्क्वायर। ऑलराइट, अब खतरनाक बात, जो मेन थीम था इस क्वेश्चन का वो आने वाला है कि यार हमारे जो फोर्स है उसने जो पावर सप्लाई करी है दैट इज सिग्मा इंटू वी स्क्वायर, बट जो हमारे गेन हुआ है काइनेटिक एनर्जी में, हमारी सैंड ने जो गेन किया है वो है हाफ सिग्मा इंटू वी स्क्वायर। तो आधी एनर्जी कहाँ चली गई, राइट? बिकॉज यार ये कैसे हो सकता है, मेरी बेल्ट ने तो कोई एनर्जी ली नहीं है, बिकॉज वो कांस्टेंट रेट से ही मूव करती जा रही है। जो एनर्जी लेगा, काइनेटिक एनर्जी इसमें मिलेगी, वो सिर्फ सैंड को ही मिलेगी, और सैंड को मिलने का रेट जो है वो सिग्मा इंटू वी स्क्वायर बाई 2 है, बट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ सिग्मा इंटू वी स्क्वायर से। तो ये आधी एनर्जी कहाँ जा चुकी है? सो बेसिकली ये तो आधी एनर्जी है, ये जा चुकी है हीट लॉस में। बट खतरनाक बात ये है कि हीट लॉस हो कहाँ से गया? यहाँ पर अपन ने फ्रिक्शन की तो कभी बात करी ही नहीं ना, तो व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दिस हीट लॉस, इसको कैसे समझ सकते हैं? एंड दिस हीट लॉस इज़ द ओनली थिंग जिसकी मैं बात कर रहा था, दैट इज़ द मोस्ट काउंटर इंट्यूटिव प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स, और इसको अपन नेम देते हैं एज इनहेरेंटली इनलास्टिक प्रोसेसेस। ये कुछ ऐसी प्रोसेस होती हैं जहाँ पर जो हीट निकलने का रेट होता है वो इनएविटेबल होता है। तुम कुछ भी मैकेनिज्म अप्लाई कर दो, यहाँ पर हीट लॉस को तुम रोक ही नहीं पाओगे। और ये हीट लॉस एक्चुअली हो कैसे रहा है, इसको मैं समझूँ कैसे? तो इसको समझने के लिए तुम क्या कर सकते हो, इस बेल्ट के ऊपर जाके बैठ सकते हो। अगर अपन बेल्ट फ्रेम में चले जाते हैं तो जो सैंड फॉल कर रही थी हमारी बेल्ट के ऊपर, एक बार खुद एनालाइज करो कि उसकी एनर्जी क्या होगी या फिर उसके करस्पॉन्डिंग स्पीड क्या होगी उसकी, एंड दैट विल बी इक्वल टू वी। तो फिर मैं इनिशियली बात करूँ मेरे कन्वेयर बेल्ट के फ्रेम में, तो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हुई हमारी सैंड की, एंड दैट विल बी इक्वल टू हाफ एम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी इंटू वी स्क्वायर। बट जैसे हमारी जो सैंड है वो कन्वेयर बेल्ट के ऊपर आ चुकी है, तब वो कन्वेयर बेल्ट के रिस्पेक्ट में जीरो वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो अब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, अगेन कन्वेयर बेल्ट के फ्रेम में जीरो। तो ये जो एनर्जी लॉस हुआ है हमारा सैंड के थ्रू, वो एक्चुअली है हीट लॉस, और कन्वेयर बेल्ट के फ्रेम में जाकर अपन उसको अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। अब एक्चुअली यहाँ पर अपन इनलास्टिक क्यों बोलते हैं, ये बहुत मज़ेदार चीज़ है। जैसे अपन के इनलास्टिक कोलिजन होते हैं ना, कि सपोज़ ये मेरा ब्लॉक है, ऐसे मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, और ये एक मेरा ब्लॉक है जो रेस्ट में रखा हुआ है, और मैं बोलता हूँ अगर इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में इनलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो क्या होता है, आफ्टर कोलिजन दोनों ही ब्लॉक्स एक्चुअली साथ में मूव करना शुरू कर देते हैं, राइट? कुछ सर्टेन वेलोसिटी वी नॉट से। तो एक्चुअली हुआ क्या इलास्टिक प्रोसेस में, कि दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी थी ना यार, वो ज़ीरो हो जाती है। एंड ये रिलेटिव वेलोसिटी जब जीरो होती है तब हमारा मैक्सिमम एनर्जी का लॉस होता है। तो एक्चुअली यहाँ पर भी सेम ही चीज़ हो रही है। जैसे ही हमारी जो सैंड है वो बेल्ट के ऊपर गिर रही है, फॉल कर रही है, उसकी बेल्ट के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो चुकी है हर एक सैंड गेन की। और ये हो रहा होगा कि इनके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर, और इसी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो की वजह से हमें मैक्सिमम एनर्जी लॉस मिल रहा है, दैट इज माई हाफ सिग्मा वी स्क्वायर। ऑलराइट, अब इस वाले एग्जांपल में तुम्हें इतना कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा, बिकॉज ये थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल हो गया। ठीक है, हीट लॉस निकल के आ रहा है, समझ में आ रहा है कि फ्रिक्शन की वजह से हीट लॉस हो रहा है। बट अपन एक और एग्जांपल देखते हैं जहाँ पर एक्चुअली सेम प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, एंड दैट इज़ वेरी काउंटर इंट्यूटिव। ऑलराइट, तो तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है एक और एग्जाम्पल, इसको सॉल्व करने का ट्राई करना, इसको ऐसा होमवर्क एग्जाम्पल ले सकते हो।
और जो इसका आंसर आया, जो तुम्हारे आइडियाज़ हैं, वो कमेंट से मेंशन करना। फिर मैं उसको वेरीफाई करूँगा कि सही सही सोच रहे हो, कि सही आंसर आया कि नहीं आया तुम्हारा, और फिर अपन उसको डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। गॉट इट। और अगर ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखना चाहते हो, बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखना चाहते हो, देन यू कैन चेक आउट आवर SO60 कोर्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। ऑलराइट एवरीवन, आई होप तुम्हें मजा आएगा वीडियो के अंदर। बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म अपन ने आज स्टडी किया। होमवर्क वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करना, प्रॉपर सोचना एंड कमेंट्स में आंसर मेंशन करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।